नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से मिलेगी अधिक पैदावार। बदलते मौसम में बकरियों का संतुलित आहार प्रबंधन। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाइयों ने गेहूं की खेती की है। उनकी फसल बढ़वार की अवस्थाओं पर है और आगे भी फसल की अच्छी बढ़वार हो, उसके लिए जरूरी है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, अब गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब कब करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद। गेहूँ ऐसी फसल है रबी की जिसमें सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है और बिना पानी के कोई पोषक तत्व पौधा नहीं ले पाता है, इसलिए पानी का अधिक महत्व है। और एक बार जब बोते हैं तो उसमें एक पहली सिंचाई गेहूँ में किसान को ध्यान रखना चाहिए। पहली सिंचाई आप 21 से 25 दिन के भीतर, जो कि मुकुट जड़ निकलने की अवस्था है, उसमें जरूर करनी है। किसान भाइयों, पौधों की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि पौधों के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। अब यदि आपको जितने पानी का प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो तो आप 6 सिंचाई तक जा सकते हैं। पहला सिंचाई तो 21 से 25 दिन पे नॉर्मली गेहूं जो है 10 नवंबर से बोने लगते हैं, तो 10 नवंबर से बोया तो 20-21 दिन पे मतलब लास्ट आप नवंबर में आप सिंचाई देंगे। इसी तरह सिंचाई के उपरांत पोषक तत्व का नाइट्रोजन का स्पेशली आपका उपरिवेशन कर देना है। और एक तो ये है कि गेहूं में हम लोग स्पेशली अवस्था को ध्यान में रख के ही देते हैं, लेकिन वो एक हम लोग कहते हैं कि मौसम को भी ध्यान में रखना चाहिए। मौसम यदि वर्षा हो गई तो हम जितनी वर्षा हुई उतना या तो कम से पानी देंगे, अन्यथा पानी खेत में ये ध्यान रखना है खेत में पानी ना लगा रहे। पानी यदि लग जाए, आप सिंचाई दिए तो जिस जगह लग जाएगा उस सबका आपका हानि होगी, वहाँ का पोषक तत्व भी मिट्टी के तर में चला जाएगा और उसका हवा का संचार अच्छा नहीं होगा, तो देखिएगा पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 25 दिन पर करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई तने में गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दानों में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर। और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है, तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई से 21 दिन पर करनी चाहिए। लेकिन यदि 2 सिंचाई की आवश्यकता उपलब्ध हो तो दूसरी सिंचाई आप पहली तो जो कहे मुकुट जड़ अवस्था निकलने की अवस्था 21 से 25 के भीतर में, और दूसरी जब दुधिया अवस्था में या ये बूट गाभा निकलता है उस समय आप सिंचाई करें, यदि 2 ही सिंचाई उपलब्ध हो। यदि 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो
आपको जब कल्ले से में गांठ बनने लगता है तो उस समय डंठल में गांठ बनने लगता है तो उसको कहते हैं जॉइंटिंग स्टेज। उस समय करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही फूल हो तो आपको तब फूल आने की अवस्था पे सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है। यदि 4 सिंचाइयों की सुविधा है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, तने में गांठें बनते समय, बाली निकलते समय तथा दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। गेहूं की फसल में ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भरपूर मिलती है। अच्छा, ये एक और है कि हम लोग कहते हैं कि सिंचाई किसी भी फसल में 3 तरह के ध्यान में रखें। मिट्टी में नमी है कि नहीं। अब मान लिया धूप खूब नहीं निकलती है तो आपका थोड़ा ज़्यादा दिन जाएगा, तो आप क्या करें, खेत में जाएं और जितना दूर तक रू जड़ जाता है उतना दूर का मिट्टी खुरपी से निकाल करके गोला बनाएं और उसको थोड़ा सा टॉस करें और हाथ पे आवे तो आपको नहीं टूटता हो तो आप नहीं दें, यदि टूट जाता है तो तुरंत सिंचाई दें। ये ध्यान में रखना चाहिए किसान को। तो ये नमी को भी ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में मिट्टी के आधार पे इसलिए कहते हैं, वैसे यंत्र है टेंसियोमीटर, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, लेकिन वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं। इस तरह आप सिंचाई सही सम्यक रूप से दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इन बकरियों की आहार व्यवस्था मौसम के अनुसार करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप भी बकरी पालन कर रहे हैं तो इनका संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। बकरियों का पालन मुख्यतः हम लोग मांस उत्पादन के लिए एवं दूध उत्पादन के लिए करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने बकरियों का समुचित, संतुलित एवं सुपाच्य आहार का प्रबंधन करें तो बकरियों का उत्पादन क्षमता अवश्य वृद्धि होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर भोजन की व्यवहार की अगर हम लोग बात करें तो बकरियों का पत्तेदार चारा ज़्यादा पसंद है और वह उसे खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब पत्तेदार भोजन की बात होती है तो सालों भर एक तरह के पत्तों की उपलब्धता बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में किसान भाई उनकी आवश्यकताओं को जानें कि एक बकरी को कितनी आवश्यकता है। तो अगर देखें तो एक बकरी को अपने शरीर भार के अनुसार कम से कम 4 से 6% चारा की आवश्यकता होती है। मतलब कि वो 2 से 3 किलो हरा चारा प्रति 10 किलो की बकरी आपकी आवश्यकता होगी। तो ये ज़रूर आपको सुनिश्चित करना है कि उसको भरपेट हरा चारा यानी सूखा चारा दोनों मिल रहे हैं या नहीं। बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो सके, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। बकरियों को सूखा चारा पसंद है।
उन्हें गीला भिगाया हुआ या हरा चारा जो हम लोग उगा के खिलाते हैं उनको उतना वह पसंद नहीं है जैसे हमारे गाय और भैंसों को पसंद है। तो आप उन्हें दलहनी चारा पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और दलहनी सूखा चारा भी वो बड़े चाव से खाते हैं। सूखे पत्ते भी बहुत चाव से खाते हैं अगर वो पत्तों में हरापन है। बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर पशुओं को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं बकरियों को कौन सा आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। उत्पादकता के स्टेज के अनुसार किस अवस्था में आपकी बकरियां हैं, खास करके गाभिन बकरियों की अगर मैं बात करूं तो गाभिन बकरियों का जो गर्भाकाल होता है वह 145 दिन का होता है। तो जो आखिरी 50 दिन का समय है गर्भाकाल का, उस समय उन्हें भरपूर मात्रा में चारा देने के अलावे उसे दाना मिश्रण भी अगर किसान दें जिसमें चोकर, चना के छिलके आदि मिश्रित हों और साथ में उसमें खनिज लवण और नमक मिश्रित दाना मिश्रण भी अगर हम लोग अतिरिक्त रूप से उनके शरीर भार के अनुसार 100 ग्राम से 300 ग्राम प्रतिदिन के दर से दें तो फलस्वरूप आपके बच्चे का जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। सूखी बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। गर्भित बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 300 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। दुधारू बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम, दाना बाट 400 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। अगर बकरियों को भरपूर मात्रा में स्वच्छ, साफ सुथरा और गंध रहित पानी की उपलब्धता आप कराते हैं तो उनको अनुकूल प्रभाव उनके शरीर पे पड़ेगा। एक दुधारू बकरियों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। पानी के कमी से भी बहुत बार दूध कम होता है, तो पानी भी सुनिश्चित करें कि पेयजल उनके पास हमेशा रहे और वह उनके स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव डालेगा। तो अतः मेरे सारे बकरी पालक किसान भाइयों, जहां हम बार बार त्रुटि करते हैं उनके आहार व्यवस्था पे, तो उस पर आप ध्यान दें, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उस प्रकार से उनका भोजन प्रबंधन करें तो आपको मांस उत्पादन में भी वृद्धि मिलेगी और साथ ही दूध उत्पादकता में भी उनको काफ़ी सराहनीय आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आपका जो बकरी पालन है वह एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। प्रदेश के बहुत से किसान फूलगोभी की खेती करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ किसान फसल में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप कीट और रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ कुलदीप गुणवान। आज आपसे फूल गोभी के बारे में, उनके रोगों एवं कीटों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते फूल गोभी की फसल में रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको फसल के उत्पादन में भारी नुकसान हो सकता है। तो आप कैसे करें इन रोगों की पहचान और रोकथाम, आइए जानते हैं। जिन किसान भाइयों की 35 से 40 दिनों की अभी तक हो गई, जो कि वनस्पतिक वृद्धि करके फूल आने की स्थिति में है, तो इसलिए जैसे रोग डाउनी मिल्ड्यू, जो कि फूल गोभी का काफ़ी भयानक रोग है, ये डाउनी मिल्ड्यू रोग को मेदोरोबल आसिता
रोग भी कहा जाता है, ये कवक जनित रोग है। इसके लक्षण ये कि डाउनी मिल्ड्यू जो होता है, इनकी पिछली पत्तियों पर छोटे छोटे बैंगनी रंग के फफूंदी हो जाती है। और इस रोग से बचने के लिए जो ग्रसित पौधे होते हैं उनको खेत से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन जिस डाउनी मिल्ड्यू जिस फील्ड में बीमारी है वहाँ पर फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रासायनिक तौर पे देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बन डेजिन का उपयोग करना चाहिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो है बहुत ही भयंकर कीट है होता है फूल गोभी वर्गीय में, जो कि डायमंड ब्लैक मॉथ होता है। इस कीट के द्वारा 80 से 90% फसलों को नुकसान होता है। ये कीट पत्तियों के निचली सतह पे पाया जाता है सिरसों पे, जो कि पत्तियों को काफ़ी प्रभावित करता है। जो इनकी लार्वा होता है वो भी हरे कलर की होती है, जो धीरे धीरे फूल को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं और इससे 80 से 90% पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जैविक नियंत्रण की हम बात करेंगे तो डायमंड ब्लैक मॉथ के जो वयस्क कीट हैं उनको हम प्रकाश प्रपंच द्वारा या फेरोमोन ट्रैप के द्वारा भी उनको नियंत्रित किया जा सकता है। नीम ऑयल से भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं। नीम ऑयल सबसे अच्छा जैविक नियंत्रण के लिए अच्छा माना गया है। इसके अलावा हम रासायनिक की बात करते हैं, रासायनिक में क्लोरीपाइरीफास का यूज़ कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार इसका छिड़काव करना रहता है पूरी फसल में, जिससे कि इस कीट से हम लोग आसानी से नियंत्रण पा सकें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्व अनुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। देरी से बोई जाने वाली गेहूं की बुआई का समय हो चला है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं राज 3765, राज 3777 एवं राज 4238। इसके लिए किसान भाई बीज दर रखेंगे 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं की फसल में बुआई के 28 से 35 दिनों के बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D ईस्टर शाकनाशी दवा 0.5 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आइसोप्रोटान 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में इस समय मोइला कीट पर नजर बनाए रखें। यदि इसका आक्रमण होता है तो मिथाइल डायमेटॉन 25 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में इस समय फली छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। यदि इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दहरा, जिला भरतपुर के कृषक उमेश चंद ने। आप अलसी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उमेश चंद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज के युग में तीसी का महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसको अलसी कहते हैं। इसके जो खेती में कीड़ों मकोड़ों से समस्या बहुत कम है, लेकिन एक जो बर्ड फ्लाई होता है, कली भेदक जो कीड़ा होता है, उसका ही प्रकोप है इसमें ज़्यादा, और वो सारे जगह इसका प्रकोप देखा जाता है। ये कीड़ा ऐसा है कि इसकी जो मादा होती है, वो जो कलियां होती हैं उसमें पत्तों पे 30 से लेके 100 तक अंडे एक बार में दे देती हैं, और ये कभी गुच्छों में देती हैं, कभी अलग अलग भी देती हैं। तो इनसे 2 से 4 दिन में बच्चे निकल आते हैं और वो फिर कलियों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। अगर एक बार कली में घुस गए तो फिर वो कली को सारा नुकसान कर देते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। साथ ही खेतों में जगह जगह पर फेरोमोन ट्रैप को लगाएं, जिससे वयस्क नर कीट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक थाली में पानी रख के उसमें गुड़ रख के प्रकाश को जलाते हैं और नीचे रखते हैं, जिसमें वो आकर्षित होती हैं मक्खियाँ, और उस पे पानी पे सट के वो पंख जब लगता है तो वो उस पे मर जाती हैं। किसान भाइयों, इसमें अगर आप समय से रोपा करें, थोड़ा अगेता लगाएं, तो सभी तरह के समस्या से बच सकते हैं। दूसरा, खेतों को साफ़ सुथरा रखें और समय पर जितना उचित मात्रा में आप सिंचाई करें, उचित मात्रा में खाद दें, खेतों की साफ सफाई रखें, तो बहुत ही सुंदर फसल ये आएगा। इन कीटों के नियंत्रण के लिए खेत में 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक उक्त होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। छेदक की रोकथाम के लिए ट्राइजोपॉस या मोनोक्रोटोफॉस दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, बस सिर्फ इसका ही कहीं कहीं समस्या आता है। अगर ये आती है तो फिर हमारे बताए हुए सुझाव पे अमल करेंगे तो नुकसान कम होगा। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।